26 जनवरी 2026 की सुबह पूरा देश जैसे एक ही रंग में रंगा हुआ है, तिरंगा। बिल्कुल। टीवी पर कर्तव्य पथ की परेड चल रही है, देशभक्ति के गाने, और हवा में एक अजीब सा फख्र महसूस होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन इस सब के बीच कभी ये सोचा है कि अगर 26 जनवरी की ये तारीख हमारी जिंदगी में होती ही नहीं तो क्या होता? बहुत गहरा सवाल है। मतलब आजादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, फिर भी क्यों कहा जाता है कि उसके बिना ये आजादी अधूरी थी? सही। और एक और बात, इस साल 2026 में ऐसा क्या खास है कि पूरा भारत वंदे मातरम के 150 साल का जश्न मना रहा है? आज हमारा मिशन सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना या डेट्स रटना नहीं है। नहीं, हम इस सफर पर इसलिए जा रहे हैं ताकि ये समझ सके कि 26 जनवरी सिर्फ एक पब्लिक हॉलिडे नहीं है। ये हमारे पुरखों का एक वादा है, एक सपना है, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जानें तक दे दी। तो ये समझना जरूरी है। हाँ, कि ये दिन हमारे रिपब्लिक की सोल, उसकी आत्मा आखिर बना कैसे। तो चलिए इस कहानी को जड़ से पकड़ते हैं। सफर थोड़ा लंबा है। लाहौर में रावी नदी के किनारे से शुरू होगा और 2026 के कर्तव्य पथ पर आके रुकेगा। बिल्कुल। ये एक तरह से हमारे देश के बनने की कहानी है ना? बिल्कुल। ये कहानी है एक संकल्प की, जो एक आजाद देश की पहचान बना। ठीक है, तो फिर कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? मुझे लगता है हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। हाँ, लगभग एक सदी पीछे। कल्पना कीजिए, साल है 1929, 31 दिसंबर की आधी रात। ओके। जगह है लाहौर और रावी नदी के किनारे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 0 डिग्री के आसपास का तापमान होगा। बाप रे, बहुत ज्यादा ठंड। लेकिन उस ठंड की किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि हजारों की भीड़ का जोश उस ठंड पर भारी पड़ रहा है। वाह, मैं वो माहौल इमेजिन कर सकता हूँ। सब लोग वहां क्यों जमा हुए थे? किसी बड़े ऐलान का इंतजार था क्या? बिल्कुल। उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, यानी एक तरह की आधी अधूरी आजादी। हाँ, आधी अधूरी आजादी, जहां राज तो हमारा होता लेकिन हम रहते ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही। पर अब देश का युवा वर्ग, खासकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता, इस आइडिया से तंग आ चुके थे। उन्हें अब कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तभी आधी रात को पंडित नेहरू तिरंगा फहराते हैं और वो ऐतिहासिक नारा गूंजता है, पूर्ण स्वराज। हाँ, मुझे आज भी ये शब्द सुनते ही गूज़बम्स आ जाते हैं। मतलब नो इफ्स एंड बट्स, अब हमें चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस, अपना राज, अपने नियम, अपनी पहचान। एग्जैक्टली। वो सिर्फ एक नारा नहीं था, वो एक ऐलान जंग था। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प फैसला लिया गया। क्या? जिसने 26 जनवरी की तारीख को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसी रात कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय किया कि आज से हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। एक मिनट, इंडिपेंडेंस डे? पर वो तो 15 अगस्त को होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यही तो इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। देखिए, 1930 से लेके 1947 तक, यानी 17 साल तक। 17 साल। हाँ, 17 साल तक देश के कोने कोने में स्वतंत्रता सेनानी 26 जनवरी को ही तिरंगा फहराते थे, शपथ लेते थे कि जब तक पूर्ण स्वराज नहीं मिलता हम रुकेंगे नहीं। तो ये तारीख एक सिंबल बन चुकी थी। उनके संघर्ष का, उनकी कुर्बानियों का, उनके सपने का सिंबल बन चुकी थी। तो जब 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, तब तक दोनता खड़ी हो गई होगी। बिल्कुल। कि अब इस 26 जनवरी की तारीख का क्या करें, जिसके साथ 17 साल की भावनाएं जुड़ी हैं, लाखों लोगों का संघर्ष जुड़ा है, इसे ऐसे ही कैसे भूल जाएं? आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। उसे भुलाया नहीं जा सकता था। वो तारीख सिर्फ एक डेट नहीं थी, वो एक इमोशनल एंकर थी। इसीलिए जब हमारा संविधान, हमारी रूल बुक बनकर तैयार हुई, तो हमारे नेताओं ने एक बहुत ही शानदार फैसला लिया। क्या फैसला? उन्होंने तय किया कि इस संविधान को लागू करने के लिए हम 26 जनवरी का ही दिन चुनेंगे, ताकि ये ऐतिहासिक दिन हमारे गणतंत्र के जन्म के रूप में हमेशा याद रखा जाए। वाह! इस तरह 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन बना और 26 जनवरी हमारे एक रिपब्लिक बनने का। ये तो कमाल है। मतलब 26 जनवरी को चुनना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था, ये उन 17 सालों के संघर्ष को एक सलाम था, एक ट्रिब्यूट था। जी। अब समझ आया कि ये तारीख इतनी खास क्यों है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। आज़ादी मिल गई, तारीख भी तय हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, देश चलेगा कैसे? हाँ, इतना बड़ा देश, सैकड़ों भाषाएं, हजारों मान्यताएं, ये देश चलेगा कैसे? अंग्रेजों के कानूनों से तो नहीं चला सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपनी रूल बुक चाहिए थी, एक ऐसा दस्तावेज जो भारत की आत्मा को दर्शाता हो। और यहीं से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका शुरू होती है।
बिल्कुल। और यहीं से शुरू होती है हमारे संविधान के निर्माण की महागाथा। इस गाथा के मुख्य आर्किटेक्ट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसका काम था भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो हर नागरिक को बराबर का हक दे। और ये काम आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। मैंने सुना इसमें बहुत वक्त लगा था। बहुत ज्यादा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्या आप सोच सकते हैं? ऑलमोस्ट 3 years। 3 साल। इतना लंबा समय क्यों लगा? ऐसा क्या था इस प्रक्रिया में? देखिए, ये कोई ऐसे नहीं लिख रहे थे। ये 140 करोड़ लोगों के भविष्य की नींव रख रहे थे। कमेटी ने दुनिया के 60 से ज्यादा देशों के संविधानों को पढ़ा, उनकी अच्छी बातों को समझा। अच्छा। जैसे अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए और ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया। तो क्या उस वक्त ऐसी कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुई कि हम बस दूसरे देशों से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कुछ ओरिजिनल भारतीय नहीं बना रहे? बहुत अच्छा सवाल है। ये क्रिटिसिज्म हुई थी, लेकिन ये सच नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर ने खुद कहा था कि हमने दूसरे संविधानों से चीजें जरूर ली हैं, लेकिन उन्हें भारत की मिट्टी और यहाँ के लोगों की जरूरतों के हिसाब से बदला है। मतलब अडेप्ट किया है। हाँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं, बल्कि दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को भारतीय सांचे में ढालना था। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, क्योंकि हमारे देश जितनी डाइवर्सिटी भी तो कहीं और नहीं है। और इसी से जुड़ा एक फैक्ट है जो मेरे दिमाग को उड़ा देता है। हमारा संविधान जो इतना बड़ा है वो टाइप नहीं किया गया था। जी हाँ, और ये बात इसे कानून की किताब से कहीं ज्यादा एक कलाकृति बना देती है। सच में। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम के एक कैलीग्राफर ने अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में लिखा था। मतलब एक एक शब्द हाथ से लिखा गया। इनक्रेडिबल। और मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने इस काम के लिए कोई पैसा नहीं लिया था। 1 भी रुपया नहीं। उनके बस एक शर्त थी। शर्त? उन्होंने पंडित नेहरू से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी एक दरख्वास्त है, मैं संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पन्ने पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम भी लिखूंगा। और उनकी ये शर्त मान ली गई? हाँ, मान ली गई। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये देश के लिए एक इबादत थी। क्या बात है। आज भी वो ओरिजिनल प्रतियां संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे केस में रखी हैं, हमारी सबसे कीमती धरोहरों में से एक। वाकई ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, एक राष्ट्रीय खजाना है। तो अब वो दिन आ ही गया, 26 जनवरी 1950। हाँ, इंतजार खत्म हुआ। संविधान लागू होने वाला था। उस दिन का माहौल कैसा था? वो एक ऐतिहासिक सुबह थी। सुबह ठीक 10:18 पर भारत आधिकारिक तौर पर एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। 10:18। जी, जो गवर्नर जनरल का पद था वो खत्म हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और फिर वो 21 तोपों की सलामी हुई होगी, है ना? हाँ, शपथ के ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर वो 21 तोपों की गूंज सिर्फ एक सलामी नहीं थी, वो एक ऐलान था। वो ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील थी। वो पूरी दुनिया के लिए ये ऐलान था कि भारत अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। और पहली परेड, मुझे लगता है ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि वो हमेशा की तरह कर्तव्य पथ पर ही हुई होगी। नहीं, और यही एक और मजेदार बात है। पहली गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ पर नहीं हुई थी, जिसे तब किंग्सवे कहते थे। अच्छा। हाँ, तो फिर कहाँ? वो हुई थी इरविन स्टेडियम में, जिसे आज हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। अच्छा, स्टेडियम के अंदर? हाँ। तो वो आज की परेड जैसी भव्य नहीं रही होगी? भव्यता का पैमाना अलग था। आज की परेड की तरह झांकियां और फ्लाईपास नहीं थे, लेकिन उसका सिंबॉलिक मतलब बहुत बड़ा था। वो कैसे? जब 3000 सैनिकों ने एक साथ मार्च किया और दुनिया ने देखा कि भारत की अपनी सेना है, अपना राष्ट्रपति है, अपना संविधान है, तो ये मैसेज बहुत क्लियर था। क्या मैसेज था वो? मैसेज ये था कि अब हमारे फैसले लंदन या किसी और राजधानी में नहीं लिए जाएंगे, हमारे फैसले हम खुद लेंगे। वो पहली परेड दुनिया के मंच पर भारत का डेब्यू था। एक तरह का ऐलान। ये ऐलान था कि अ न्यू पावर हैज अराइव्ड। उस पहली परेड से लेकर आज तक हम बहुत आगे निकल आए हैं। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दिन में आते हैं, 26 जनवरी
2026 बिल्कुल। ये साल क्यों इतना खास है? ये साल कई वजहों से ऐतिहासिक है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है वंदे मातरम। वंदे मातरम। इस साल हम इस गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। सोचिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से निकला ये गीत क्रांतिकारियों का एंथम बन गया था। हाँ, वंदे मातरम का नारा तो हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था। तो 2026 का ये जश्न उन अनगिनत शहीदों को एक श्रद्धांजलि है। और जब हम 2026 की परेड देखते हैं तो उसमें सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य की झलक भी दिखती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अब ये सिर्फ तोप और टैंक दिखाने की परेड नहीं रही, अब इसमें आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखती है। मेड इन इंडिया हथियार, तेजस जैसे लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, ये सब देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, सॉफ्टवेयर भी बदला है। आज की परेड में महिला शक्ति का जो प्रदर्शन होता है वो कमाल है। सही कहा। लड़ाकू विमान उड़ाती महिला पायलट, पूरी की पूरी टुकड़ी को लीड करती महिला अफसर, ये उस भारत की तस्वीर है जिसका सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, जहां लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। बिल्कुल। और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, चंद्रयान और मंगलयान के मॉडल्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन, ये दिखाता है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़ा है, लेकिन उसकी नजर आसमान पर है। सही। वी आर ए नेशन ऑफ ट्रेडिशंस, बट वी आर ऑल्सो अ नेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। और एक और चीज जो भारत की बदलती हैसियत को दिखाती है, वो है इस साल के मुख्य अतिथि। कौन है इस बार? यूरोपीय संघ के नेताओं का एक साथ चीफ गेस्ट बनकर आना, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अच्छा। ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर नहीं देखती, वो भारत को एक जरूरी ग्लोबल पावर के रूप में देखती है, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ हर कोई खड़ा होना चाहता है। तो हमने लाहौर के संकल्प से लेकर 2026 के कर्तव्य पथ तक का ये पूरा सफर तय कर लिया। एक ठिठुरती रात में देखे गए सपने से लेकर एक ग्लोबल पावर बनने तक। लेकिन इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है हमारे लिए, आज के नागरिक के लिए? अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है। क्या? हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। बराबरी का अधिकार, बोलने की आजादी का अधिकार, अपनी मर्जी से जीने का अधिकार। जी। लेकिन उसी संविधान ने हमें कुछ नागरिक कर्तव्यों की भी याद दिलाई है। ड्यूटीज की। हाँ। गणतंत्र का मतलब सिर्फ हक मांगना नहीं होता, इसका एक मतलब जिम्मेदारी भी होता है। ये बहुत गहरी बात है। हम अक्सर अपने राइट्स को लेकर तो बहुत जागरूक रहते हैं, पर अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को शायद भूल जाते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या हम अपने नागरिक कर्तव्यों को उतनी ही ईमानदारी से निभा रहे हैं जितने जोश से अपने अधिकारों की बात करते हैं? ये सोचने वाली बात है। गणतंत्र दिवस सिर्फ छुट्टी मनाने, परेड देखने या तिरंगा फहराने का दिन नहीं है। ये दिन सेल्फ रिफ्लेक्शन का है, आत्मचिंतन का है। तो आज इस 77वें गणतंत्र दिवस पर शायद हम सबको मिलकर एक वादा करना चाहिए। कैसा वादा? कि हम सिर्फ भारत में नहीं रहेंगे, हम भारत के लिए जिएंगे। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये देश किसी एक नेता या सरकार का नहीं है। नहीं, ये हम 140 करोड़ भारतीयों का है। इसकी सड़कें, इसकी नदियां, इसकी इमारतें, ये सब हमारा है। और इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, इनकी सफाई, इनकी सुरक्षा, इनकी प्रगति हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम ट्रैफिक लाइट पर नहीं रुकते तो हम संविधान का अपमान करते हैं। सही कहा। जब हम अपना टैक्स ईमानदारी से नहीं भरते तो हम देश को कमजोर करते हैं। और जब हम एक दूसरे के धर्म, भाषा या विचारों का सम्मान नहीं करते, तब हम उस गणतंत्र की आत्मा पर चोट करते हैं। तो आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी सोच छोड़ना चाहेंगे। सोच बस इतनी सी है कि एक महान राष्ट्र सिर्फ अधिकारों से नहीं बनता, वो अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन से बनता है। बैलेंस। जी। जिस दिन हम अपने अधिकारों के प्रति जितने जागरूक हैं, उतने ही अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हो जाएंगे, उस दिन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी संतुलन में एक मजबूत और खुशहाल भारत का भविष्य छिपा है।